नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिस लम्हे का इंतज़ार था, वो लम्हा बिल्कुल करीब आ गया। जी हाँ, फाइनल 2024 के काउंटिंग का दिन, नतीजों का दिन। और आप कह सकते हैं कि अब दिन नहीं बचे, अब सिर्फ घंटे ही बचे हैं। जैसे 1 जून को लास्ट राउंड ऑफ वोटिंग है, आखिरी दिन है मतदान का। और उसके बाद उसी शाम जो है एग्ज़िट पोल्स हैं, गोदी मीडिया के एग्ज़िट पोल्स हैं। और बीच में 2 और 3 जून, तो 2 और 3 जून रेस्ट डे आप कह सकते हैं या तैयारियों का दिन कह सकते हैं। और उसके बाद 4 जून को जो है वो काउंटिंग है, यानी नतीजे आने का दिन है, सुनाए जाएंगे 4 जून को। अब आप कह सकते हैं जो बीच में 2 और 3 जून है, ये जो 2 दिन आपको दिख रहे हैं, ये सबसे क्रूशल हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से और काडर से कहा है कि ये एग्ज़िट पोल का चक्कर छोड़िए, इसके बहकावे में मत आइए। आप सीधे कंसंट्रेट करिए स्ट्रांग रूम में। आप देखिए कि स्ट्रांग रूम में जो मशीनें हैं ईवीएम की, ये कितनी सुरक्षित हैं। आप वहाँ से नज़र मत हटाइए, क्योंकि यहीं से मशीनें जाएंगी और 4 जून को गिनती होगी। ये अखिलेश यादव का कहना है। अब ममता बनर्जी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनका भी यही कहना है कि काउंटिंग में अगर गड़बड़ी नहीं हुई, या काउंटिंग में अगर गड़बड़ी नहीं हुई, यानी 1 जून, 2 जून, 3 जून और 3 के बाद 4 जून, अगर सब कुछ ठीक रहा, काउंटिंग सही रही, तो ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी जी का जाना बिल्कुल तय है, बीजेपी की हार बिल्कुल तय है। उधर कांग्रेस ने एग्ज़िट पोल को आज बायकॉट कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि हमें एग्ज़िट पोल के चक्कर में नहीं पड़ना है और एक माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि एग्ज़िट पोल के ज़रिए गोदी मीडिया एक माहौल बनाएगी और इस माहौल में बहुत सी चीज़ें, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित की जा सकती है, यानी कहीं ना कहीं रिगिंग की, गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए एग्ज़िट पोल को कांग्रेस ने आज बॉयकॉट करने का फैसला किया है। अब उधर राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में कहा है कि जो फीडबैक आ रहा है, जो महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से जो फीडबैक आ रहा है, जो जिस तरह की उम्मीदवारों की रिपोर्ट आ रही है, उसमें इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जितने भी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उम्मीदवार हैं, कि सबसे पहली प्राथमिकता स्ट्रांग रूम जहां मशीनें रखी गई, ईवीएम हैं, उसकी चौकसी सबसे ज़रूरी है। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। अब दोस्तों, जो गोदी मीडिया के जो एग्ज़िट पोल्स हैं, गोदी मीडिया चैनल्स का, इस पर बात फिर करेंगे और इस पर मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन आज बात करेंगे कि ज़मीनी सच्चाई, ज़मीनी जो हकीकत है हिंदुस्तान की, वहाँ पर जो युद्ध लड़ा जा रहा है, इंडिया बनाम एनडीए, वहाँ पर जो माहौल है, जो पल्स ऑफ नेशन है, जो मूड ऑफ वोटर है, वो क्या है। और खासकर 6-7 बड़े राज्य, 6-7 बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, इवन राजस्थान है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, क्या यहाँ पर बीजेपी 2019 से बेहतर कर पा रही है? क्या उसने बेहतर किया है? अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में अमित शाह मंच से कह रहे थे कुछ हफ्ते पहले तक कि 75 सीटें मिल रही हैं 80 में। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 70 सीटें मिल रही हैं। और जो मेरी जानकारी है, उन्होंने अपने ही पदाधिकारियों से कहा कि 65 के आसपास सीटें आ रही हैं। और कुछ का ये भी मानना है कि ये सीटें और घट रही हैं उत्तर प्रदेश में, 65 से 60 हो सकती हैं। और अगर आप अखिलेश यादव की रिसर्च टीम की बात माने तो ये सीटें 50 के आसपास आ गई बीजेपी, यानी 71 पर थी 2014 में, फिर 2019 में 62 सीटों पर बीजेपी आई। वो बीजेपी धीरे धीरे और नीचे जा रही है। और ये जो आप कह सकते हैं बीजेपी का जो परफॉर्मेंस, जो प्रदर्शन है, खासकर चौथे, 5वें और 6ठे राउंड में, वो बीजेपी को 50 के नीचे भी ले जा सकता है। अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र में शरद पवार, उनका ये कहना है कि 48 में से 35 सीटें महाविकास आघाड़ी की झोली में जा सकती हैं।
लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके करीबियों का कहना है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उनका मानना है कि वो 30 सीट जीत सकते हैं। लेकिन आज मेरी एक पत्रकार से वहाँ बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट है कि ये सीट 24-25 तक रह सकती है, 48 में 24-25 यानी आधी सीटों का नुकसान है। ये ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है। अगर आप बिहार देखें, बिहार भी एक बैटल ग्राउंड स्टेट जहाँ वाकई ये संग्राम लड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव को मैं असली हीरो कहूँगा, क्योंकि जिस कदर उनकी तबीयत ख़राब है, पीठ में दर्द है, वो चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर में तकरीबन 200 से ज़्यादा रैली 263 रैलीज़ करी। और वाकई कहीं ना कहीं इस नौजवान ने तमाम दुश्वारियों के रहते हुए नाक में दम कर दिया बिहार में मोदी जी का। कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक और स्टेट देखें, हरियाणा, स्टेट छोटा है लेकिन बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं। मोदी जी 2014 में 10 में 10 सीट ले गए, 2019 में 10 में 10 सीट ले गए। जहां मोदी जी की स्ट्राइक 100% है, 100% स्ट्राइक, जितनी सीटें उतनी मोदी की झोली में। वहाँ ये जो बाप बेटी की जोड़ी है, फादर एंड सन की जोड़ी है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो मेहनत करी है कांग्रेस की तरफ से, आज की स्थिति है कि ना सिर्फ मोदी जी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, मनोहर लाल खट्टर, कई सीटों पर नुकसान होने वाला है बीजेपी का। ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है। कर्नाटक की बात कर सकते हैं, हालांकि कई स्टेट से आगे एक्सपर्ट के साथ मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि असली बैटल कहाँ लड़ा जा रहा है, हार जीत असली कहाँ हो रही है, हीरो कौन है, विलन कौन है, सब पर मैं आऊँगा। लेकिन एक स्टेट का जिक्र करना चाह रहा हूँ, कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। आप कह सकते हैं कि दक्षिण का जो दरवाज़ा मोदी का खुला था, कर्नाटक में ही खुला था, वहीं बंद हो गया। और आज इसीलिए वो रामेश्वरम में मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मीडिया अटेंशन कर रहे हैं। कर्नाटक में अगर आप इनको देखेंगे, जो शख्स है DK शिव कुमार, इन्होंने हर बाजी में अमित शाह जो चाणक्य हैं, इनको कहीं ना कहीं पछाड़ा है। अमित शाह की हर बाजी को इस शख्स ने पलटा है। और आज लोग कह रहे हैं कि DK शिव कुमार जो है वो दक्षिण के चाणक्य हैं। कर्नाटक मोदी जी के हाथ से छीन लिया, सरकार बना दी, और इस बार हो सकता है एक बड़ा डैमेज DK शिव कुमार करने जा रहे हैं। अगर कर्नाटक में गिनती गड़बड़ाती है बीजेपी को, तो शायद पूरे दक्षिण में संभलने का मौका नहीं होगा, और वो तेलंगाना और आंध्रा भी हो सकता है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल कि ये जो गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल हैं, इनको अगर किनारे कर दें तो फिर देश का असली माहौल क्या है और क्या होने जा रहा है जब मशीनें खुलेंगी 4 जून को। असली नायक कौन है, खलनायक कौन है, बाजी किसके हाथ में जा रही है और किसके हाथ से निकल रही है। मुझे लगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल है और इसको आज पूरी तरह डिकोड करने की कोशिश करूँगा। 2 एक्सपर्ट हैं, संदीप मनुधने हैं, डेटा के मास्टर हैं और IITian हैं, दिल्ली IIT के प्रोडक्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और आपके सामने बहुत सी सच्चाइयाँ रखेंगे, जिसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत सी जानकारियाँ चौंका देने वाली हो सकती हैं। और हमारे साथ शीतल पी सिंह होंगे। तकरीबन 40-45 वर्षों का एक सफ़र है और तब से ये चुनाव कवर कर रहे हैं, 35-40 साल से पत्रकारिता में। शीतल सिंह कर्नाटक में थे, महाराष्ट्र में थे, उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं, वो हरियाणा में भी थे। उनकी आँखों से परखने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। संदीप साहब, ये जो चुनाव है 2024 का फाइनल, आपको क्या लगता है कि अगर मैं कहूं कि जो डेटा है, अगर कर्नाटक का मैं डेटा देखूं और या फिर मैं उत्तर प्रदेश का डेटा देखूं या मैं हरियाणा का डेटा देखूं, या मैं आप कह सकते हैं कि मैं एक एक करके शुरू करूं। मैं कर्नाटक से ही शुरू करता हूं। शुरू तो मैं उत्तर प्रदेश से करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कर्नाटक से शुरू करता हूं, क्योंकि मोदी जी भी कर्नाटक के करीबी हैं आजकल, तमिलनाडु में। क्या कर्नाटक में DK शिव कुमार, जिनको दक्षिण भारत का चाणक्य कहा जाता है, दक्षिण भारत का चाणक्य कहा जाता है और कई बार पटकनी भी दे चुके हैं ये अमित शाह को, तेलंगाना में और कर्नाटक में, क्या DK शिव कुमार बीजेपी को, जिसने पिछली बार 28 में से 25 + 1 26 सीटें जीती थी, क्या DK शिव कुमार जो है बीजेपी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 15 सीटों पर, जैसा कि उनका दावा है? 15 बीजेपी 15।
दीपक भाई, ऐसा है कि डीके शिव कुमार साहब वीरेंद्र सहवाग हैं कांग्रेस पार्टी के साउथ इंडिया में। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस प्रकार असेंबली चुनावों में उन्होंने पटकनी दी थी, उन्होंने और सिद्धारमैया साहब ने साथ में मिलकर बहुत सही स्ट्रेटेजी, बहुत सही पोजिशनिंग, बहुत सही अटैकिंग स्ट्रेटेजी, उस सबका एक मिला जुला रिजल्ट था और साथ में टीम वर्क भी था और सबने अपनी अपनी ईगो को सब्ज्यूम करके काम किया था। और वो जो एक स्ट्रेंथ मिली कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटक की विजय, उसको लोकसभा में अब हम परिलक्षित होता डेफिनेटली देख रहे हैं। सभी ग्राउंड रिपोर्ट, सभी आंकड़े इस तरफ दर्शा रहे हैं कि बीजेपी को कर्नाटक में बहुत मेजर लॉसेस लोकसभा की सीटों में होने चाहिए। अगर ये लॉसेस 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो डीके शिव कुमार निश्चित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस के और साउथ में कांग्रेस के बड़े चाणक्य के रूप में स्थापित हो जाएंगे। वैसे तो वो स्थापित हैं। और एक चीज जो मनुधने साहब ने कही कि डीके शिव कुमार की ये एक अग्नि परीक्षा है। अगर उनका नतीजा कर्नाटक से अच्छा निकला, जैसा पिछली बार विधानसभा में निकला था, तो डीके शिव कुमार एक चमकते सितारे होंगे कांग्रेस के फलक पर। वो एक नए चाणक्य की तरह इमर्ज होंगे। तो अग्नि परीक्षा उनकी है। शीतल साहब, आप तो हैदराबाद भी जाते रहते हैं, बेंगलोर भी जाते रहते हैं, डीके शिव कुमार को समझते हैं, उनसे कई बार आपकी बातचीत भी होती। क्या आपको लगता है कि डीके शिव कुमार एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इस बार उनकी स्ट्रैटेजी का इम्तिहान है? क्योंकि कई बार चेस बोर्ड पर उन्होंने मोदी जी के चाणक्य को पटकनी दी है, तेलंगाना में भी दी और कर्नाटक में भी दी। तो क्या ये जो चाणक्य है दक्षिण भारत का, ये राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने जा रहा है इस बार डीके शिव कुमार? देखिए, डीके शिव कुमार के साथ कर्नाटक में जो एक हुआ है कि वहां की जो कांग्रेस पार्टी है, देश के विभिन्न राज्यों की दूसरी कांग्रेस पार्टियों से बहुत ज्यादा बेहतर और आधुनिक पार्टी है। उनके पास मैपिंग करने वाले, सर्वेक्षण करने वाले, स्ट्रेटजी बनाने वाले और मॉनिटर करने वाले, बहुत आधुनिक डाटा का प्रयोग करने वाले लोग हैं। और उस टीम का उपयोग और राज्यों में भी कांग्रेस ने करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश वालों ने उस टीम को इनकार दिया था, नतीजा हमारे आपके सामने है। तो वो बिल्कुल आधुनिक तौर तरीकों से इस समय की राजनीति करते हैं जिसकी सबको जरूरत होती है। ये एक फर्क है। और दूसरे, वो संसाधनों के मामले में बहुत सक्षम है। ये उनका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। शीतल साहब, मैंने आपसे कहा ना, बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो शीतल सिंह साहब की इंडिया टुडे में स्टोरीज पढ़ते थे। शीतल सिंह साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डीके शिव कुमार हैं वो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर की तरह चुनाव को कवर करते हैं। डेटा का खास ध्यान होता है, मॉनिटरिंग होती है। जिस तरह के दांव पेच टेक्नोलॉजी के अमित शाह अपनाते हैं उससे कमतर नहीं है डीके शिव कुमार। हालांकि वो एक, आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैपिटल में हिंदुस्तान की रहते हैं तो उनको ये भी फायदा मिलता है। एक बहुत बड़ी टीम है उनके पास, इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, एक एक कंस्टिट्यूएंसी को मॉनिटर करते हैं। और इन्होंने एक चीज और कही, पैसे की कमी नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना यानी बेंगलोर और हैदराबाद से मुझे लगता है कि बंबई जाना चाहिए, लेकिन बॉम्बे ना जाके मैं सीधे लखनऊ आ रहा हूं, क्योंकि लखनऊ का जो रण है सबसे ज्यादा कमाल हो रहा है। मैं पहले शीतल जी से पूछूंगा, क्योंकि शीतल जी पूरा का पूरा दौरा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। कभी ये अमेठी में होते हैं, कभी ये रायबरेली में होते हैं, कभी ये गोरखपुर चले जाते हैं, कभी मिर्जापुर में होते हैं, और कई बार इन्होंने लाइव डिस्कशंस उत्तर प्रदेश से हमारे साथ किए। क्या आपको लगता है शीतल जी, क्या अखिलेश यादव को आप गेम चेंजर कह सकते हैं? इस चुनाव का जो आप कह सकते हैं कंप्लेक्शन चेंज करने वाला, इस चुनाव का जो कैटलिस्ट है, इस चुनाव में जो उलट फेर करने वाला जॉकी है, क्या वो अखिलेश यादव है? देखिए, उत्तर प्रदेश इस चुनाव में मूलभूत परिवर्तन कर रहा है, ये सच है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई के मुखिया होने के नाते अखिलेश के ही कंधे, उसके लिए अगर वो रिवर्स होता तो उत्तरदायी होते, और अगर वो प्लस हो रहा है तो उनका श्रेय भी मिलेगा ही। लेकिन एक केमिस्ट्री पैदा हुई है दरअसल उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी के उभार ने जिस एक राज्य में, मैं ये कहता हूं, ऐसे राजनीतिक रसायन डाले हैं जिसका लाभ अखिलेश के नेतृत्व को बड़ी ढंग से मिला, और उन्होंने इसको कुशलता से निर्वाह किया। उन्होंने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, उसने, आप कह सकते हैं, सोने में सुहागा किया। तो एक और राहुल गांधी नई ऊर्जा इस गठबंधन के लिए या उस राजनीतिक जमीन के लिए लाए, दलितों के वोट लेके आए वो,
माइनॉरिटी को उन्होंने कंसोलिडेट किया, नौजवानों में एक भरोसा दिया और एक ऐसा घोषणा पत्र दिया जो इस चुनाव का इकलौता घोषणा पत्र बन गया है, चाहे विरोधी हो चाहे समर्थक। जिस एक घोषणा पत्र की इस पूरे चुनाव में पूरे देश में बात हो रही है वो है कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है राहुल गांधी और अखिलेश की बनी और कहीं ना कहीं इन्होंने गेम चेंज किया। संदीप जी, आप तो एनालिसिस करते हैं, मैं चाहता हूं कि अखिलेश को आप किस जमीन पर पहले खड़ा हुआ, जब चुनाव शुरू हो रहा था तब अखिलेश कहां खड़े थे, आज अखिलेश कहां खड़े हैं, और इसके पीछे जो गेम चेंज है, ये गेम चेंजर डेटा क्या है, क्या खेल किया? 2019 में लोकसभा में जब 62 सीट्स बीजेपी लेकर आई थी दीपक भाई, और लगभग 50% का वोट शेयर उनका था, तो वो एक अनअसेलेबल पोजीशन दिख रही थी कि ये वोट शेयर तो बढ़ेगा, कम होने का तो कुछ है नहीं। और उस पूरे वोट शेयर के खेल को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री ने पूरी तरह, ऐसा लग रहा है, पलट के रख दिया है। अब इस 50% वाले फिगर पर आते हैं। ये जो 50% का वोट शेयर बीजेपी लेकर गई थी, वो दरअसल बड़ा मिसलीडिंग होता है जब आप उसको सीट शेयर के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि सभी सीटों पर विक्ट्री की मार्जिन बराबर बराबर तो बटी हुई होती नहीं है। कहीं आप 5 लाख से जीते तो कहीं आप 5,000 से जीते। तो अगर आपने बीजेपी की कुछ सिलेक्टिव सीटों पर 10, 20, 30,000 वोट भी कम कर दिए तो आपका वोट शेयर भले ही उतना ना बढ़े, आपका सीट शेयर बढ़ सकता है। और अखिलेश यादव जी ने स्ट्रेटेजिक रूप से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना पीडीए का सही फॉर्मूला लगाकर, पीडीए का फॉर्मूला बहुत काम कर गया। हालांकि उसकी काफी आलोचना उनको शुरू में झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसकी मदद से जो वो पड़ी हुई दरारों को चौड़ा करते चले गए। और बीजेपी का जो गैर यादव कंसोलिडेशन जो कि ओबीसी में था और गैर जाटव कंसोलिडेशन जो दलितों में था, उनको जो स्विंग अपनी तरफ करवाने में सफल हुए, वो अगर वाकई में होता है तो सीटों में बहुत क्लियरली दिखेगा और ये ऐतिहासिक भी हो सकता है। अब ये क्या संदीप जी आपका डेटा ऐसा बता रहा है, अगर हम 2022 का विधानसभा का चुनाव देखें, आपका देखें, क्या बीएसपी का वोट स्प्लिट हो रहा है, क्या बसपा का वोट स्प्लिट हो रहा है, हाथी से उतर के साइकिल पे जा रहा है? इस तरह की कुछ इंडिकेशंस हैं जो डेटा से आपको, या जो फीडबैक आपको मिल रही है? बीएसपी 2022 में अपने 19% के वोट शेयर को वैसे ही घटा के 13% से नीचे ले गई है, और वो जबरदस्त गिरावट थी। और सीट बनी केवल एक। वो एक समय था जब बीएसपी को बहुत ही रणनीतिक निर्णय लेना था कि आगे क्या करना है, और हमने देख लिया उन्होंने क्या निर्णय लिए हैं। और इस वजह से सारी ग्राउंड रिपोर्ट लोकसभा चुनावों में यह है कि बीएसपी का कोर वोटर 30 से 40% कम से कम इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये जो मात्रा है, ये किसी भी सत्ता को बेदखल करने के लिए काफी है। मैं जरा बिहार जाना चाहूंगा, बगल में बिहार, क्योंकि वहां भी शोर है, वहां भी हल्ला बोल है। क्या आपको लगता है शीतल जी, तेजस्वी ने बिहार में जिस तरह से व्हीलचेयर पर बैठकर जो इस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, इस बार 100-200 रैली करना, मुझे लगता है कि एक 50 डिग्री टेम्परेचर में एक आसान बात नहीं, एक हरकुलन टास्क है। क्या तेजस्वी यादव, आपको लग रहा है, बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ नया करने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से मोदी जी पिछली बार स्वीप कर गए थे 40 में से 39 सीट, वहां ये जो लड़का है, ये जो युवा है, ये क्या एक दीवार बन के खड़ा हुआ है मोदी के अरमानों के आगे? निश्चित तौर पर जो तेजस्वी यादव है वो अब बिहार की राजनीति में अपने पिता के रहते, उनका प्रश्रय पाकर, उनकी शिक्षा पाकर और स्वयं दुस्साहस और साहस दोनों के सम्मिश्रण से इस चुनाव में और इसके पहले विधानसभा चुनाव में अपनी पर्सनैलिटी को वहां ले गए हैं कि जहां अब उनके बिना बिहार की राजनीति में किसी भी किस्म की विश्लेषणात्मकता जो है वो उपस्थित नहीं की जा सकती। जो भी बिहार की राजनीति का जिक्र करेगा उसे तेजस्वी यादव का आमना सामना उसका होना स्वाभाविक है। वो उनके बारे में आइदर वे, चाहे वो नकारात्मक लिखना चाहे या सकारात्मक लिखना चाहे या सिंपल विश्लेषण करे, उसको उनको टच करना ही पड़ेगा। वो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। अभी वो बहुत युवा है और उनके पास पूरा भविष्य पड़ा हुआ है
और चूंकि उनके सामने सीधे मोदी जी आ गए थे, और ऐसा बहुत संवादों में हुआ जिसमें दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए, नाम लेके मोदी जी ने कहा कि चुनाव के बाद उनका रास्ता जेल का है, और उन्होंने उसको बाउंस किया। इस इंगेजमेंट से उनकी उपस्थिति वहां किसी भी दूसरे से मीलों आगे निकल गई है। वो वहां के वीरेंद्र सहवाग हैं इस समय। जी, वीरेंद्र सहवाग, दोनों बार वीरेंद्र सहवाग का नाम आया। मैं आ रहा हूं, मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। क्या आपका जो डेटा है, जो आपके पास जो फीडबैक आ रहा है, जो इनपुट्स आ रही हैं बिहार से, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट चुनाव खत्म ही होने जा रहा है, क्या तेजस्वी वहां पर कुछ उलटफेर कर सकते हैं? क्या कुछ सीटें ज्यादा आ सकती हैं? आपको लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, वो इंडिया अलायंस 10 सीटें 15 सीटें ला सकती है 40 में से, और मोदी जी की गणित उस बिहार में गड़बड़ा सकती है जहां उन्हें बड़ा नाज था कि अब नीतीश को हम फिर से लाएंगे, और नीतीश के आने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मोदी को ट्रम्प कार्ड मिल गया हो। तो क्या मोदी वहां पर एक झटका खाने जा रहे हैं, या स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे 2019 के आसपास थी? जी, शीतल जी ने जो कुछ बोला उससे सहमति दिखाते हुए मैं एक लाइन ऐड करूंगा। पहले, आज मैंने उनका एक भाषण देखा तेजस्वी का, जो मुझे काफी नाटकीय लगा, और चुनावों में नाटकीयता का अपना काफी अहम रोल होता है। उन्होंने आज कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं तेजस्वी तुम्हें बोल रहा हूं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। नौकरी, ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार के मुद्दे को लोकसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा जिस तरह तेजस्वी यादव बना के गए, उतना राहुल और अखिलेश भी नहीं बना पाए सफलतापूर्वक। उन्होंने भी बनाया है, लेकिन अपनी वोट कैचिंग एबिलिटी के साथ रोजगार हमने लाखों दिए, उसके साथ जोड़ना, यह बहुत विशेष तौर पे हुआ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके सवाल का जवाब है यहां, इस एक मुद्दे पर ही वोट स्विंग होगा आरजेडी के फेवर में। और मुझे इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बिहार में अच्छा होगा। एक साइको एनालिसिस यहाँ चाह रहा था डॉक्टर साहब आपसे। जैसे ममता बनर्जी ने भी हमने देखा कि जब अपना करियर का सबसे मुश्किल युद्ध लड़ रही थी वो पिछली बार विधानसभा में, वो व्हील चेयर पर आ गई थी, और व्हील चेयर से ही कमाल कर दिया। जैसे व्हील चेयर में कोई टर्बो चार्जर लगा हो, व्हील चेयर ही उनकी उसने रफ्तार बढ़ा दी। क्या ये जो व्हील चेयर है, इस व्हील चेयर पे जब कोई बीमार व्यक्ति और एक नौजवान तमाम तरह का दर्द लिए हुए जब वो लोगों से मुखातिब होता है, क्या इसका एक असर होता है पॉजिटिव? बिल्कुल। भारत की जनता को सुपरमैन एबिलिटी बहुत पसंद आती है। आपका नेता ऐसा हो जो किसी भी हालत में गिव अप ना करे, जुझारू हो, बहुत ज्यादा इंटरनल एनर्जी से भरपूर हो। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर बीमारी में, भाई हाथ पांव में चोट लग गई, व्हील चेयर पे आ गए, बीमारी में भी लगातार मेहनत करता दिखता है, तो लोगों का उसके प्रति सहृदयता और प्रेम दोगुना हो जाता है भारत में। जी जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता दीदी ने या तेजस्वी ने इसको इस्तेमाल किया, उनको तो वो करना था जो उन्होंने किया। और यहां पर आपने क्योंकि ममता दीदी का रेफरेंस लिया, सिर्फ एक चीज बोलूंगा, ममता दीदी मोदी जी को जुझारूपन में पूरी टक्कर देती है। मोदी जी ने इतना बड़ा रोड शो बंगाल में जिस दिन किया, अगले दिन उसी सड़क पर ममता दीदी पैदल चल के गई और उस पूरे भव्य गाड़ी वाले रोड शो को पूरी तरह से उन्होंने ओवरराइड करने की कोशिश की। इस वजह से वो बार बार चुनौती बनी हुई है बीजेपी के लिए, और उनसे पार पाना बंगाल में अभी तक संभव नहीं हो पाया। नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँ, कुछ सूचनाएं मेरे पास आई हैं इसलिए, और ये रिकॉर्ड पे चली जाएंगी आपके कार्यक्रम के जरिए। ये जो चरण बीता है 6वां और अब जो होने वाला है, इसमें बंगाल से जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार बीजेपी वहां ध्रुवीकरण करने में तुलनात्मक रूप में पिछले चुनावों से ज्यादा कामयाब है। नतीजे क्या आते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सूचना है इसलिए इसको दर्ज किया जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आप कह रहे हैं हो रहा है। तेजस्वी को मैं समअप इस तरह से करूंगा, जो हमारे दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने कहा कि एक तमाम दुश्वारियों के बावजूद एक तरफ उनकी सरकार चली गई, एक षड्यंत्र के तहत पर उनको चाचा भतीजे को अलग किया मोदी जी ने, उसके बाद सीबीआई छोड़ दी, सर पर तलवार थी, गिरफ्तारी की, उधर पिता की तबीयत खराब थी, घर में भी बहुत से मसले थे, इसके अलावा उनकी तबीयत भी खराब हुई। सारी दुश्वारियों के बीच जिस तरह से
तेजस्वी ने ये पारी खेली है, सबसे ज्यादा रैलियां करी है। मुझे लगता है कि अगर हीरोइक अगर हम कहें किसी की इनिंग्स रही, हार जीत अपनी तरफ अलग रख दें, तो वो तेजस्वी यादव ही होंगे। फेयर प्लेयर ट्रॉफी उन्हीं को जाएगी इस बार, हार जीत के बियॉन्ड। मैं महाराष्ट्र जाना चाहूंगा, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मेरा पहला सवाल जो है वो डेटा एनालिसिस के जो आप कह सकते हैं एक्सपर्ट संदीप साहब हैं। संदीप भाई, क्या वाकई महाराष्ट्र में इस तरह का जो युद्ध हम देख रहे हैं, जहां पर महाविकास अघाड़ी में दो बड़े महारथी मराठी नेता, एक तरफ शरद पवार हैं, दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे, क्या उद्धव और शरद पवार इन दोनों ने मिलकर छक्के छुड़ाए हैं गुजरात लॉबी के? क्या जो इनपुट्स हैं वो बताती हैं कि जो वेव है, वो मोदी की नहीं थी, दरअसल जमीन पर वो उद्धव ठाकरे की वेव थी? और क्या ठाकरे को कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह समझ नहीं पाए उस ताकत को? बिल्कुल भी नहीं समझ पाए दीपक जी। उन्होंने ये समझा कि इनकी पार्टी को तोड़कर, इनका इलेक्शन सिंबल छीनकर, इनको नकली संतान बताकर, इनके लोगों को अपनी तरफ करके इनके मोराल को ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप यकीन मानिए इसका ठीक उल्टा हो गया है। एडवर्सिटीज ऑलवेज क्रिएट अ लीडर। हम हमेशा बोलते हैं विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति का चरित्र सामने आता है। अगर किसी एक व्यक्ति पर भारत की राजनीति में पिछले 1 साल में यह कहावत चरितार्थ होती है तो वो है श्री उद्धव ठाकरे। जिस तरह उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपने लोगों को एकजुट रखा, इमोशनल कार्ड सही समय पर सबड्यूट तरीके से खेला और सारे सही मुद्दे उठाते गए, और बीजेपी गलतियों पे गलतियां करती गई, जैसे कि नकली संतान बोलना या शरद पवार को भटकती आत्मा बोलना। आम जनता में ये चीजें बहुत अच्छे से नहीं ली गई हैं। अब कितना वोट शेयर और सीटों में तब्दील होती हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन बहुत क्लियर है सारी ग्राउंड फीडबैक दैट इट सीम दैट द बीजेपी एंड स्पेशली मोदी जी दे हैव ओवरप्लेड देयर हैंड। जरूरत नहीं थी इतना सब करने की, उसके बिना भी जीतते, लेकिन ये करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वोट परसेंटेज घटाने का काम कर दिया। क्या आपको लगता है शीतल जी, जो मोदी जी के चाणक्य हैं, जैसे ये कह रहे हैं ओवरप्ले करके जरूरत से ज्यादा कार्रवाई कर दी, उद्धव ठाकरे से को पहले कुर्सी से नीचे उतार दिया, फिर उनके आदमियों को ईडी भेजने की कोशिश करी, फिर जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे जो उनका एक तरह से मैनेजर कह लीजिए उसको तोड़ दिया, मुंशी को तोड़ दिया और मुंशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया, फिर पार्टी छीन के दे दी, सिंबल छीन के दे दिया। क्या ये जो सड़क पर लाने की कोशिश थी अमित शाह की, एक वेंजियंस था, आपको लगता है कि धीरे धीरे ये उद्धव ठाकरे ने इसको मराठी बनाम गुजराती कर दिया? आपको लगता है ओवर प्ले हो गया, चाणक्य से गलती हो गई? बिल्कुल लगता है, और नतीजे इसको साबित करेंगे कि इस जो परिस्थिति बनी है इसमें उन दो हिस्सों को, जो दो बड़ी पार्टियों से, महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियों से तोड़ के बीजेपी ने अपने साथ जिनका एक गठबंधन बनाया, जिनको राजनीतिक ताकत दी, कोर्ट्स और चुनाव आयोग के जरिए जिनको मदद पहुंचाई एक हद तक, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया है। ऐसा बिल्कुल, ऐसे सारे संकेत हमारे पास हैं कि जनता ने इस प्रयोग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नतीजे इसको साबित करेंगे। यानी शीतल सिंह मान रहे हैं कि महाराष्ट्र भी कुछ चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है, बीजेपी को झटका लग सकता है। हालांकि बीजेपी के जो इनसाइडर्स हैं उनका कहना है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जो सीटें हमने लड़ी हैं उन सीटों को हम जीतेंगे, ये बीजेपी का दावा है। एक और स्टेट पर आऊं, क्योंकि आप दोनों से बात होती जाएगी तो रात हो जाएगी, आपके पास इतना खजाना है दोनों के पास। मैं हरियाणा चलना चाहता हूं। हरियाणा का मैं जिक्र दोस्तों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट था जहां मोदी जी की स्ट्राइक रेट 100% थी, 2014 में भी, 2019 में। 2014 में 10 में 10 सीटें मोदी जी ने जीती, 2019 में 10 में 10 सीटें हरियाणा में जीती, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इस बार जिस तरह से उलटफेर हो रहा है तो लोग चौंक जा रहे हैं कि साहब ये हरियाणा में कैसे हो गया, यहां तो मुश्किल से 2 सीटों की उम्मीद नहीं थी। तो ये साहब, संदीप साहब, ये हरियाणा में हुआ क्या, ये खेल क्या हो गया? देखिए, किसानों की तकलीफों और महिला खिलाड़ियों के प्रति अत्याचार को 1 मिनट के लिए हम नेपथ्य में रख दें तो मैं वहां भूपिंदर हुड्डा और दीपिंदर हुड्डा फादर सन जोड़ी को लेकर एक ही बात कहूंगा कि 24/7/365 पॉलिटिक्स का जो उनका तरीका है उसको सिर्फ मोदी जी ही बराबरी कर सकते हैं। मोदी जी 24/7/365 ईमानदारी से
हुड्डा बिल्कुल वही करते हैं। और आज भारत की पॉलिटिक्स में केवल ऐसी ही पॉलिटिक्स बचेगी। और इन दोनों ने, मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, रोज कोई मीटिंग हो रही है, कोई नुक्कड़ सभा हो रही है, कोई रैली हो रही है, इन्होंने जिंदा रखा है अपनी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को। उस चीज से जो मोमेंटम बना है, उसने सारे इश्यूज को सही तरह से मिल्क करने का मौका प्रस्तुत कर दिया कांग्रेस के लिए। और नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आपका जो मैं अर्थ निकाल रहा हूं वो ये हूं कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, बाप बेटी की जोड़ी ने जो एंटी इनकम्बेंसी थी डबल इंजन सरकार की, मनोहर लाल खट्टर की या मोदी जी की, उसको कैपिटलाइज किया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में मेहनत कर कैंपेन करके पूरे देश भर में मनमोहन सिंह की एंटी इनकम्बेंसी को कैपिटलाइज किया, वो खेल एक छोटे से स्टेट में, हरियाणा में करके दिखाया है हुड्डा परिवार ने, जो हमने मध्य प्रदेश में मिस किया, जो हमने छत्तीसगढ़ में मिस किया। मैं एक समाप्त कर रहा हूँ, राजस्थान में भी मिस किया। जी, मैं आ रहा हूं शीतल जी के पास। शीतल जी, आपने आंखों से जो कुछ देखा और पिछले 4-5 महीनों से आप ट्रेवल कर रहे हैं, कभी आप बॉम्बे होते हैं, कभी आप गुजरात जाते हैं, कभी आप बैंगलोर में होते हैं, उत्तर प्रदेश में तो आप बाई रोड चल ही रहे हैं कई दिनों से इतनी गर्मी में। आपको क्या लग रहा है, आंखें क्या बता रही हैं आपकी कि क्या बीजेपी वाकई 250 के नीचे है? क्या ये एक हंग पार्लियामेंट है? आंखें क्या बोल रही हैं आपकी, वो जो पारखी आंखें हैं? निश्चित तौर पर बीजेपी का मत प्रतिशत कई राज्यों में घटेगा, कुछ राज्यों में बढ़ेगा, लेकिन वहां उनको सीटें नहीं मिलने वाली हैं। वहां उन्होंने बहुत खर्च किया है, बहुत समय और अन्य चीजें, जैसे तमिलनाडु, लेकिन उनको वहां मत प्रतिशत बढ़ेगा। केरल में भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन सीटें वहां नहीं है। जहां उनके पास 100% सीटें थी या ज्यादा सीटें थी, उत्तर प्रदेश समेत और हरियाणा समेत जिसका आपने जिक्र किया, इन सब जगहों में उनका मत प्रतिशत गिरने जा रहा है। ये इस चुनाव की बड़ी विशेषता है। दूसरी ओर कांग्रेस को, दूसरी ओर कांग्रेस की वजह से उसके सहयोगियों का मत प्रतिशत गठबंधन के रूप में इन सभी जगहों पर रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। रिकॉर्ड में इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कई चुनावों में वो बहुत खराब था, तो इस बार जो भी होगा वो एक रिकॉर्ड बनेगा और वो अप्रत्याशित होगा, और उसके हिसाब से नतीजे आप देखेंगे। ओवरऑल असेसमेंट अगर मैं पूछूं, हालांकि अब 4 जून एकदम सर पर खड़ा है वो जो तारीख है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, आपने जो मेहनत करी, आपने जो देखा, 30-40 वर्षों से आप चुनाव कवर कर रहे हैं, इस बार भी आपने बहुत मेहनत करी और हमारी हर जगह से आपसे बात हुई है लाइव, आपको क्या लगता है बीजेपी 250 है, 240? आपका असेसमेंट में 240 प्लस माइनस 3% बीजेपी है सीटों के मामले में मेरे हिसाब से। ओके, बिग थिंग। शीतल जी कह रहे हैं कि 240 सीट है, उसमें 3% ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं आखिरी सवाल तो मैं सोच रहा हूँ संदीप साहब से ही करूं। संदीप जी, 240 पर बीजेपी बता रहे हैं, मेरा भी आकलन 250 के आसपास है, हो सकता है इन्होंने 10 सीटें कम कर दी हैं, और जिस तरह का फीडबैक आ रहा है वो भी 240-250 ऐसे ही है। लेकिन मैं जब बीजेपी के रिपोर्टर से बात करता हूं, बीजेपी कवर करने वाले जो संपादक हैं, जो पॉलिटिकल एडिटर्स हैं, उनसे जब बात करता हूं, वो 300 से कम जाने को तैयार नहीं। और 2 कंपनियां हैं, जिसमें एक जर्मन कंपनी है जिसको बीजेपी ने हायर किया था, एक साउथ इंडिया की कंपनी है जिसको बीजेपी ने हायर किया था। इन कंपनियां का भी जो फीडबैक है वो यही है कि साहब 320 से कम नहीं। राजदीप सरदेसाई ने भी कहा 280 से 320। अगर 300 के पार, मतलब अगर 100 सीटों का डिफरेंस है, जमीन पे 240 दिख रही हैं, लेकिन मशीनों में अगर ये जब हम फाइनल नतीजा आता है ये 340, 320, 330 अगर होती है, तो इसको आप फिर क्या कहेंगे? हाउ यू विल सम इट अप? आपका फिर कंक्लूजन क्या है डॉक्टर साहब? कंक्लूजन बहुत सिंपल है दीपक भाई। अगर ग्राउंड रिपोर्ट सब तरफ से बोल रही हैं कि 200 से 240 के बीच में रहनी चाहिए, और अगर फाइनल रिजल्ट 300 प्लस आता है, जो अमित शाह 5वें और 6ठे फेज में ही क्लेम करके बैठ चुके हैं, और या 330 से भी बहुत आगे निकल जाता है और कांग्रेस 40, 45, 50 की रेंज में ही दब के रह जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा कि ये सारा एनालिसिस जो 2 महीने में हम लोगों ने किया, जो सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोगों ने स्टडी की, जो सारा साइको एनालिसिस हम लोग करके बैठे हैं, जो सारा वोट शिफ्टिंग का एनालिसिस हमने बीएसपी से एसपी कांग्रेस गठबंधन को गया, वो सारा एनालिसिस जो किया,
वो सब तो व्यर्थ ही था, इस सब एनालिसिस का कोई अर्थ ही नहीं था। तो वो तो एक ऐसा रहस्य होगा, एक ऐसी मिस्ट्री होगी जिसको सुलझाने के लिए तो फिर हमें साइबर एक्सपर्ट्स दुनिया भर के लाने पड़ेंगे जो हमें बताएं कि भाई आखिर इन मशीनों में वो कौन सा जादू लगा हुआ है जो वो इस तरह का जादू जो कोई नहीं पकड़ पाता वो कर जाती हैं। मैं इस पे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा एक्सेप्ट कि हमारा देश सत्यमेव जयते का देश रहा है और मैं तो इसी विश्वास पे जीता हूं कि इस देश में सत्य की ही जीत होती है। और जी 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 अरे जी 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 एक बड़ा सवाल शीतल साहब इन्होंने छोड़ दिया आखिर में। आखिरी कमेंट तो दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि साहब अगर हमें तो 240 250, मेरी हर एनालिसिस, सबकी एनालिसिस यही कह रही है कि बीजेपी जब मोदी वेव नहीं है, जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, यूथ जो है वो मोदी जी को घेर ले रहा है और बहुत सी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी सांसद जा नहीं पा रहे, कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, जहां हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहा गांव में। ऐसी स्थिति में संदीप जी का कहना है कि भाई हमारा जो डेटा है, फीडबैक है, हमारे जो सर्वे हैं वो 240 250 से नहीं जाता और ये कह रहे हैं कि साहब अगर 350 होता है, कुछ होता है तो फिर ये हमारे बस का नहीं है, फिर तो साइबर एक्सपर्ट्स बताएंगे क्या हुआ। ये कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट बताएंगे कि खेल क्या है। लास्ट टिप्पणी आपकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी ऐसा होगा तो फिर देश में लोकतंत्र, फिर इसके बाद कोई मतलब नहीं होगा उसका। सामान्य ही है सब कुछ। जो सूचनाएं हैं उनके अनुसार एक चीज है कि कड़वाहट बहुत हो गई चुनाव में, और चुनाव क्या हमारे राजनीतिक विमर्श में भी। और आज कांग्रेस ने फैसला किया है कि कल के एक लाइन में बता दीजिए। एक लाइन में एग्जिट पोल में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। मैं ये कल एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस भाग नहीं लेगी, ये फैसला आया। ये फैसला है। चलिए, एग्जिट पोल में भाग नहीं लेगी, लेकिन शीतल जी अगर फाइनल के दिन 300 पार बीजेपी जाती है तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या इस नतीजे को आप स्वीकार करेंगे? अगर बीजेपी नहीं, तब हम 320 तब हम 350 तब हम अपने आप के बारे में सोचेंगे कि हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं उसमें कहाँ बुनियादी कमी है कि हम इतने गलत प्रेडिक्शन पे पहुंचे। वो हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। संदीप जी, क्या 350 पर आप ये नतीजा स्वीकार करेंगे? देखिए, देश का नागरिक होने के नाते नतीजा स्वीकार करने के सिवा तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन जब हम आत्मचिंतन करेंगे, जैसा शीतल जी ने कहा, तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम एक एक सीट को एनालाइज करेंगे कि अगर यहाँ इतना दलित का वोट शिफ्ट हुआ है XYZ सीटों में, तो आखिर कोई दूसरा कैंडिडेट जीत कैसे सकता है। और विश्वास, चलिए, ये काफी ग्रे लाइन से, गहराई से होगा। ऐसा नहीं है कि पीपल विल साइलेंटली एक्सेप्ट एनीथिंग, बहुत एनालिसिस होगा उसका। जी चलिए शीतल जी, हम लोगों के बीच में इस वक्त सबसे सीनियर आदमी, इनका कहना है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा है, 4 जून का इंतजार करिए, एग्जिट पोल पर मत जाइए, ये शीतल सिंह कह रहे हैं। और संदीप जी कह रहे हैं कि जो डेटा है, जो जिस तरह का फीडबैक है, सर्वे है, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर कोई 350 जैसा आंकड़ा जादुई आता है तो फिर ये साइबर एक्सपर्ट ही बताएंगे कि हुआ क्या। आप दोनों लोग आए, एक चीज आपने कही कि चाहे कर्नाटक में डीके शिव कुमार हो, एक अग्नि परीक्षा उनकी है, तेजस्वी ने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई है, सबसे हीरोइक पारी होने के लिए एक आप कह सकते हैं हीरो की तरह व्हील चेयर पर। अखिलेश ने पीडीए का एक गोल्डन फॉर्मूला इजाद किया और जहां अमित शाह को उन्होंने फंसा दिया है उत्तर प्रदेश की बिसात पर। और दीपेंद्र हुड्डा, और हमने भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक नया सेंटेंस इन्होंने बोला कि 24/7 365 डेज, यानी साल भर चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, ये बाप बेटे हमेशा मीटिंग और रैलियां ही करते रहते हैं। इन्होंने मोदी और शाह को भी पीछे छोड़ दिया। आप दोनों लोग आए, दोनों लोगों ने बहुत खुलकर बात करी और आप दोनों ने मेहनत भी बहुत करी पिछले 3 महीने से चुनाव को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।